सो हाँ, मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए लेकर एक और न्यू मानवा जो कि सच में बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि जो इसकी स्टोरी लाइन है वो सभी मानवा से हटकर है। क्योंकि जो हमारा एमसीयू वो लो लेवल से लेकर बहुत ही हाई लेवल तक धीरे धीरे कर जाने वाला है और इसके अंदर उसके सामने बहुत सारी चैलेंजेस आने वाली है जिसे कि देखने में बहुत ही मजा आने वाला है। और जो ये स्टोरी है वो आगे जाकर और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आई होप कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज आप एंड तक इस स्टोरी को देखेंगे और मुझे ये बताएंगे क्या आपको ये पसंद आया या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो इसी के साथ ही जो ये एपिसोड होता है वो शुरू होता है और हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिससे कि एक बंदा ये कह रहा होता है कि यूनहू हमें माफ करना, ऐसा नहीं है कि हम लोग तुमसे नफरत करते हैं, लेकिन जो अभी हमारी कंपनी की हालात है इसकी वजह से ना चाहते हुए भी हमें यह करना पड़ रहा है। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि तुम हमारे साथ काम करते रहो और साथ ही साथ तुमने कई सालों से हमारे इस कंपनी के लिए बहुत ही मेहनत करा है। यूनहू ये कहता है कि हाँ मैं समझ चुका हूँ। वो ये बताता है कि मेरा नाम ली यूनहू है और आज ही के दिन मुझे इस कंपनी से निकाल दिया गया है। वो अपनी बैक स्टोरी बताता है। वो ये कहता है कि 2 साल पहले मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के तौर पर इस कंपनी को ज्वाइन किया था। जो वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था वो 2 साल का था और इस टाइम के दौरान मुझे अपने क्वालिटीज और अपने टाइमिंग परफॉर्मेंस को दिखाना था, जिसकी वजह से मैंने बहुत मेहनत किया। उन लोगों ने मुझे जो भी करने को कहा मैंने वो सारी की सारी चीजें करी। मैंने यहाँ पर एक फुल टाइम एम्प्लॉय बनने के लिए मेरे से जो कुछ बन पड़ा वो सारी की सारी चीजें करी, लेकिन आखिर जो उसका रिजल्ट है वो क्या निकला और आप वो जो सीन है वो अभी देख सकते हैं। मुझे इसके बदले इस कंपनी से निकाल दिया गया है। वहीं पर जो ये बंदा होता है वो कहता है कि हाँ हम इसे रिस्ट्रक्चरिंग कह सकते हैं। मैं ये होप करता हूँ कि तुम इस कंपनी के डिसीजन से यहाँ पर अपसेट नहीं होगे। यूनहू ये कहता है कि ऑफ कोर्स मैं टीम लीडर को इसके लिए ब्लेम नहीं करने वाला हूँ। वह पर यूनहू की बात को सुनकर जो टीम लीडर होता है वो इसके लिए मान जाता है और वो ये कहता है कि जबकि जो यूनहू है वो इसके लिए कह रहा है तो मैं इस जगह पर शांत हो जाता हूँ। यूनहू ये कहता है कि मैं ये जानता था कि जो ये चीजें है वो इस तरीके से एंड हो जाएगी। मुझे ये फील हो रहा है कि इस बंदे को भी यहाँ पर किकिंग करने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जो ये बंदा है वो अच्छा तरीके से एक्ट करता है। टीम लीडर आगे ये कहता है कि मैं ये होप करता हूँ कि तुम जहाँ पर भी जाओगे तुम वहाँ पर अच्छे तरीके से काम करोगे। भले जो तुम्हारी बॉडी है वो हल्की वियर्ड है, लेकिन फिर भी तुम बहुत ही प्रॉमिसिंग वाले बंदे हो। तुमने अभी तक बहुत ही मेहनत करा है। चलो ठीक है, अभी लंच का वक्त हो चुका है इसलिए मैं यहाँ पर से चलता हूँ। अच्छा चलो हम लोग साथ में यहाँ पर लंच करने के लिए चलते हैं। क्या ना हम सभी लोग इस जगह पर सुंदाग्यो के नाम के रेस्टोरेंट के अंदर चले। इस पर एक बंदा टीम लीडर को ये बताता है कि लेकिन सर जो सुंदाग्यो रेस्टोरेंट है वहाँ पर जाने के लिए लगभग 10 मिनट लग जाएंगे। मुझे ये लगता है कि साथ जो यूनहू है वो इस चीज की वजह से अनकंफर्टेबल फील हो सकते हैं। तभी यूनहू उनसे ये कहता है कि आप लोग जाकर अपना मील एंजॉय करें, मैं सेपरेटली अपना नाश्ता कर लूंगा। वह पर यूनहू ये सब कहने के बाद अपने पाँव को पकड़कर खड़ा हो जाता है और वो लंगड़ाता हुआ सामने की तरफ जाने लगा होता है। इस पर उसके साथी उससे ये पूछता है कि यूनहू क्या तुम इस जगह पर सही हो। इस पर यूनहू ये कहता है कि हाँ मैं अभी के वक्त पर सही हूँ, मेरे लिए कुछ अलग ही अरेंजमेंट हो रखी है इसलिए मैं यहाँ पर से चलता हूँ। वह पर यूनहू अपने बारे में बताता है कि जो उसका एक पाँव है वो इस जगह पर लंगड़ा गया है। आई मीन वो एक पेड़ से लंगड़ा है। वह पर वो लंच करने के लिए इस जगह पर रूफ टॉप पर आ जाता है जहाँ पर वो बिना किसी तैयारी के अकेला बैठा हुआ होता है। उसके हाथ में बस एक कॉफी की कप होती है और वो इसे चुस्किया लेता हुआ ऊपर की तरफ देखकर ये कहता है कि पहले के जो दिन थे वो भी क्या दिन थे। वह पर वो अपनी बैक की स्टोरी बताता है कि पहले के टाइम में मैं साउथ कोरिया के ट्रैक एंड फील्ड के अंदर बहुत ही माहिर हुआ करता था। मैं यहाँ पर बहुत ही तेज दौड़ा करता था, यहाँ पर मेरा सामना कोई नहीं कर सकता था, लेकिन एक टाइम पर मेरा एक्सीडेंट हुआ और इसकी
की वजह से जो मेरा एक पैर था वो टूट गया और इस चीज की वजह से मैं प्रैक्टिकल एग्जाम भी नहीं दे पाया और जो मेरी पूरी की पूरी लाइफ थी वो इसकी वजह से पूरे तरीके से बदल गई और मैं एक लंगड़े के अंदर चेंज हो गया। मेरी ये इच्छा है कि काश मुझे एक टाइम अपने पूरे दिल के साथ दौड़ने का मौका मिले, लेकिन जो ये चीज है वो मेरे रिबॉर्न होते तक इम्पॉसिबल है। तभी उसके पास आकर एक लड़की बैठ जाती है और वो उससे ये पूछती है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो। उसे देखकर यूनहो ये कहता है कि ओ मिस जियोन, आखिर आप यहाँ पर आकर कब बैठे। इस पर जियोन ये बताती है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर बैठे हुए थे। वहीं पर यूनहो जियोन के बारे में बताता है कि ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के तौर पर यहाँ पर आई हुई थी और इसने मेरे इस कंपनी के ज्वाइन करने के एक हफ्ते के बाद यहाँ पर ज्वाइन किया था। वहीं पर जियोन ये पूछती है कि आखिर तुम अभी के वक्त पर क्या सोच रहे थे। इस पर यूनहो ये कहता है कि मैं अपने नेक्स्ट जॉब के बारे में सोच रहा था। जियोन हंसते हुए ये कहती है कि आखिर तुम इस तरीके से बातें क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर जल्दी ही फायर किया जाने वाला है। यूनहो ये कहता है कि हाँ ये सच है, मुझे आज ही इस कंपनी से निकाल दिया गया है और उन लोगों ने इस चीज को रीस्ट्रक्चरिंग का नाम दिया है। वहीं पर इस चीज की वजह से जीजुन को एम्बैरेस्ड फील होता है और वो इस चीज के लिए हमारे यूनहो से माफी मांगती है और वो ये कहती है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था। यूनहो ये कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। जियोन ये पूछती है तो तुम क्या मुझे ये बता सकते हो कि आखिर तुम कब जाने वाले हो। इस पर यूनहो ये कहता है कि मुझे ये लगता है कि वो लोग मुझे सेपरेटली बुलाकर यहाँ पर कुछ बातें करने वाले हैं। वो लोग इस तरीके से बात ही कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें किसी की आवाज आती है जो कि इन्हें ये बताता है कि जो ये अर्थ प्लेनेट है उसे इस जगह पर भेज दिया गया है। इसकी वजह से ये सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। सिस्टम ये बताता है कि जल्दी ही आपको यहाँ पर मिशन से मिलने वाले हैं, लेकिन लोगों को इस चीज की वजह से कुछ भी समझ नहीं आता है और सारे के सारे लोग अचानक से अपने कान में ऐसी आवाज को सुनकर हैरान हो जाते हैं और वो इसके बारे में बात करने लगे होते हैं कि आखिर उनके कान में अचानक से ऐसी आवाजें कैसे आने लगे। वहीं पर लोगों को हैरान देखकर जो ये सिस्टम होती है वो फिर से उन्हें ये इन्फॉर्म करती है कि जो ये अर्थ प्लेनेट है उसे बेचने का डिसाइड किया गया है, जिसकी वजह से जल्दी ही इसके अंदर रीस्ट्रक्चरिंग होने वाला है। वहीं पर यह सुनकर हमारा यूनहो और जियोन हैरानी हो रहे होते हैं कि तभी इस जगह पर मिस जियोन का हेड और मिस जियोन का सुपरवाइजर यहाँ पर आ जाता है। वहीं पर डिपार्टमेंट हेड यह कहता है कि जियोन आखिर तुम यहाँ पर बैठी हुई कब हो, आखिर जो लंच ब्रेक है वो एंड कब होने वाला है। इस पर जियोन यह बताती है कि यहाँ पर ये अनाउंसमेंट की वजह से मैं अभी तक रुकी हुई थी। डिपार्टमेंट लीडर यह कहता है कि तो तुम यहाँ पर बैठे हुए इन सभी बकवास को सुन रही थी, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि अगर तुम इस तरीके से बिहेव करती हो तो क्या तुम्हें सच में एक फुल टाइम जॉब मिल सकता है। इसे तुम्हें जल्दी करते हुए जाना चाहिए क्योंकि तुम अभी लेट नहीं हुई हो। तभी इनके बीच पर हमारा यूनहो आ जाता है और वो ये कहता है कि अब भी 15 मिनट बाकी है, इसलिए आपको यहाँ पर उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। वह पर उसे देखकर जो डिपार्टमेंट हेड होता है वो पहले हमारे यूनहो को नहीं पहचानता है और वो हमारी जियोन से ये पूछता है कि क्या ये तुम्हारा दोस्त है, लेकिन तभी उसे इस जगह पर हमारे यूनहो के पेड़ के ऊपर नजर पड़ती है और ये समझ जाता है कि ये वही लंगड़ा है जैसे कि आज फायर किया गया है, इसलिए वो हमारी यूनहो की बेइज्जती उड़ाना शुरू कर देता है। वह पर लोग बेइज्जती कर ही रहे होते कि तभी इस जगह पर अलार्म बजता है और उन्हें ये बताया जाता है कि जो फर्स्ट मिशन है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर जिन जगहों पर लाइट गिर रही है यहाँ पर टाइम रहते उनके अंदर चले जाओ, जो भी इसके अंदर नहीं जाएंगे उन सभी को इस जगह पर रिस्ट्रक्शन का सब्जेक्ट माना जाएगा और इसी के साथ ही टाइमिंग दिखाया जाता है। टाइमिंग होती है सिर्फ 1 मिनट और इसी के साथ ही जो काउंटडाउन होती है वो शुरू हो जाती है। इस पर हेड ये कहता है कि मुझे ये पता नहीं है कि आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन ये सच में अजीब लग रहा है। सुपरवाइजर यह कहता है कि मुझे ये लगता है कि बिल्डिंग गेम कंपनी के द्वारा यहाँ पर इवेंट रखा गया है, लेकिन इससे हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। चलो नीचे की तरफ चलते हैं। वहीं पर हमारे यूनहो यह सोचता है कि
मुझे ये जरा सा वियर्ड लगा क्योंकि कोई गेम के लिए ऐसा नहीं कर सकता है। वहीं पर जो डिपार्टमेंट हेड होता है वो हमारे यूनहो को चिढ़ाने के लिए जानबूझकर लंगड़ा कर चलने लगा होता है। वहीं पर ये देखकर यूनहो को घंटा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसे ये लग रहा होता है कि जो उनकी हरकतें वो बिल्कुल बच्चों वाली है, लेकिन इसकी वजह से जीवन को बुरा फील होता है और वो इसके लिए हमारे यूनहो से माफी मांगती है और वो ये इसकी वजह बताती है कि वो इसकी वजह से ये सब हुआ है। इस पर यूनहो ये कहता है कि नहीं ये ठीक है, मुझे इन सभी रिएक्शंस की आदत हो चुकी है। इस पर जियोन ये कहती है कि लेकिन जो ये बुरी चीज है वो सही तो नहीं हो जाएगी ना। वहीं पर ये लोग इसी तरीके से बातें करते हुए यहाँ पर जाने लगे होते हैं और इसी के साथ ही जो टाइमिंग होती है वो खत्म होने वाली होती है और जो ये डिपार्टमेंट हेड और जो सुपरवाइजर होते हैं वो इस लाइट से बहुत दूर पहुंच चुके होते हैं। लेकिन जो हमारा यूनहो और जो जियोन होते हैं वो टाइम के खत्म होने से पहले ही इस लाइट के अंदर चले जाते हैं। लेकिन टाइम खत्म होते के साथ ही हमारे यूनहो को अजीब सा फील होता है और वो जैसी लाइट के बाहर देखता है तो यहाँ पर जितने भी लाइट के बाहर वाले लोग होते हैं उनके ऊपर अजीब सी रेड कलर की रोशनी पड़ रही होती है। वहीं पर सिस्टम यह बताती है कि जो टाइम है वो खत्म हो चुकी है और इसी के साथ ही जो रीस्ट्रक्चरिंग है उसे इस जगह पर फोर्सली स्टार्ट कर दिया गया है। वहीं पर इस चीज की वजह से लाइट के बाहर वाले जितने भी लोग होते हैं वो इस जगह से गायब होना शुरू हो जाते हैं और उनकी चीखें यहाँ पर आने लगी होती है और जितने भी ये लोग होते हैं वो बहुत ही बुरे तरीके से वेनिश हो जाते हैं और सभी को ये बताया जाता है कि जो पहला मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है MS टावर के अंदर और इसके अंदर लगभग 184 इंडिविजुअल्स को रीस्ट्रक्चर्ड किया गया है और जो सर्वाइवर्स है उनकी संख्या 1796 है और जो लोग भी इस मिशन के अंदर पास किए हैं उन सभी लोगों को ये बताया जाता है कि वो अपने रिवार्ड को चूज कर सकते हैं। वहीं पर इस चीज को देखकर यूनहो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने उसकी स्टेटस विंडो आ चुकी होती है और उसे उसकी सारी जानकारी दी जाती है। वहीं पर इस चीज को देखकर यूनहो ये सोचता है कि यहाँ पर मेरी बॉडी के जो इंफॉर्मेशन है उन्हें नंबर्स के द्वारा दर्शाया गया है, जबकि रिवार्ड की बात रही तो आखिर मुझे इनमें से किस रिवार्ड को चूज करना चाहिए। और यह सब कहने के बाद एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने लेग के ऊपर उंगली रखता है। वहीं पर इसकी वजह से जो उसकी लेग के ऊपर जो रिवार्ड होती है वो अप्लाई हो जाती है और इसकी वजह से जो उसकी लेग होती है वो 20% के साथ रिकवर हो जाती है। ये देखकर यूनहो हैरान हो जाता है। तभी जियोन उससे यह पूछती है कि मिस्टर यूनहो क्या अभी जो कुछ भी हुआ क्या आपने उसे देखा? यूनहो ये कहता है कि हाँ मैंने उसे देखा। इस पर जियोन ये पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, आखिर इन सभी चीजों का मतलब क्या है। यूनहो ये कहता है कि मुझे भी इसके बारे में पता नहीं है, जबकि इसे पहला मिशन कहा गया है तो मुझे यह लगता है कि यहाँ पर और भी मिशन आने वाले हैं। अगर हम लोग इसके अंदर एलिमिनेट हो जाते हैं तो हम लोग उन लोगों की तरह ही वेनिस्ड हो जाएंगे। जियोन यह कहते हैं कि आखिर जो यह काम है वो कौन कर रहा है। इस पर यून यह कहता है कि कौन ये जानता है, शायद से वो जल्दी एक मैसेज भेजने वाले हैं और इसी के साथ उन्हें यह बताया जाता है कि जो सेकंड मिशन है वो जल्दी शुरू होने वाला है। जो ये सेफ जोन है वो इस जगह पर रेंडमली यहाँ पर रिजनरेट होंगे मिशन के शुरू होते के साथ ही। वह पर इसी के साथ ही जो मिशन की स्टार्ट होने से पहले जो काउंटडाउन होती है वो शुरू हो जाती है। वह पर इस चीज की वजह से जियोन परेशान होते हुए यह कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। इस पर यूनहो यह कहता है कि हमें जल्द से जल्द मूव करना चाहिए क्योंकि जो सेकंड मिशन है वो पहले वाले मिशन से कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट होने वाला है। इस पर जियोन इसका कारण पूछती है। यूनहो यह बताता है कि उन्होंने इस चीज को रीस्ट्रक्चरिंग कहा है। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर वो लोग सिर्फ एक अच्छे खासे ही इंडिविजुअल्स को यहाँ पर रखने वाले हैं। अगर मैं इस जगह पर सही हूँ तो जो ये मिशन है वो पहले मिशन से कुछ ज्यादा ही मुश्किल होने वाला है और इस चीज की वजह से हम लोगों के बीच में फाइट भी हो सकती है। इस चीज की वजह से जियोन परेशान हो जाती है। वहीं पर यूनहो ये सोच रहा होता है कि ऑफ कोर्स ये बात है कि जल्दी ही यहाँ पर फाइटें होने वाली है। बहुत से लोग ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि वो लोग एलिमिनेट नहीं होना चाहेंगे और बहुत से लोग इसे इस जगह पर मिशन के रिवार्ड के लिए करेंगे। वहीं पर वो
अपने पाव को जमीन के ऊपर मारता है और वो ये कहता है कि ये अब पहले से इजी हो चुका है मूव करने, मैं इस जगह पर 20% रिकवरी को आसानी से देख सकता हूँ। तभी वो इस जगह पर जियोन से ये कहता है कि चलो यहाँ पर मूव किया जाए, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये पता नहीं है कि आखिर फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसलिए हमें इस जगह पर अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए यहाँ पर वेपन्स को सर्च करना पड़ेगा ताकि हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर पाए। इस पर जियोन यह कहती है कि क्या वे फिश के अंदर कुछ वेपन्स हो सकती है, यूनहो क्या तुम्हारे पास कोई आइडियाज है? इस पर यूनहो यह सोचता है कि हाँ ये बात तो सच है, यहाँ पर ऑफिस के अंदर वेपन्स की कोई टाइप की चीज खोज पाना मुश्किल है। वह पर वो जियोन से यह कहता है कि मेरे पास कुछ आइडिया तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी वेपन टाइप के मिले तुम उस चीज को पिक कर लेना। इस पर जियोन यह कहती है कि तो और आगे मुझे क्या करना है? इस पर यूनहो यह कहता है कि और हाँ तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है। उसकी बात को सुनकर जियोन खामोश हो जाती है। यूनहो यह बताता है कि 5 मिनट्स के अंदर अगर जो सेफ जोन है वो इस जगह पर अपीयर नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पर सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। इस पर जियोन यह कहती है कि क्या यहाँ पर एलिवेटर बेहतर नहीं रहेगा? यूनहो यह कहता है कि यहाँ पर सबसे बेहतर स्टेयर्स रहेंगे, क्योंकि लिफ्ट के पास बहुत सारी भीड़ रहेगी और ये चीज मुझे पसंद नहीं है। इस पर जियोन यह कहती है कि लेकिन यूनहो क्या तुम्हारी जो हालत है उसके हिसाब से तुम यहाँ पर सीढ़ियाँ उतर पाओगे? इस पर यूनहो यह कहता है कि मैं इस जगह पर सही नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरी स्टेप्स है वो कुछ ज्यादा ही स्लो है और ये सच में बहुत ही पेनफुल और बहुत ही दर्ददायक होता है। लेकिन अगर मैं इस मिशन को पास कर पाता हूँ तो शायद से मैं अपने पाँव को हील कर सकता हूँ। इसलिए वो जियोन से यह कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर सही हूँ, मैं इस चीज को यहाँ पर इंड्योर कर सकता हूँ। वह पर इसी के साथ ही में 5 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है। जो नेक्स्ट मिशन होता है वो शुरू हो जाता है और उन्हें टाइम लिमिट दी जाती है 10 मिनट की, और इस टाइम लिमिट का इस्तेमाल करते हुए इन्हें सेफ जोन जाना पड़ता है और साथ ही साथ इन्हें ये मैप दी जाती है कि आखिर जो सेफ जोन है वो कहाँ पर है। अभी के वक्त पर जो लोग होते हैं वो 25th फ्लोर पर मौजूद होते हैं और जो सेफ जोन होती है वो इस जगह पर 19th फ्लोर 11th फ्लोर और 3rd फ्लोर पर होती है। इसलिए जो ये लोग होते हैं वो इस जगह पर 19th फ्लोर पर जाने का यहाँ पर इंतजाम करते हैं। वहीं पर स्टेयर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उतरने की वजह से हमारे यूनहो की हालत खराब हो चुकी होती है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता है। जबकि जो जियोन होती है वो उसे आराम करने के लिए भी कहती है, लेकिन जो हमारा यूनहो होता है वो हार नहीं मानता है और यह कहता है कि नहीं, मुझे इस जगह पर अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि मैं रिवार्ड की मदद से अपने आप को बचा सकूं। वहीं पर वो लोग किसी न किसी तरीके से 19th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो 19th फ्लोर पर आते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो ये जगह होता है वो पूरे तरीके से खाली होता है। लेकिन तभी इनकी नजर सेफ जोन की तरफ पड़ती है। जितने भी लोग होते हैं वो सेफ जोन की तरफ जा रहे होते हैं, इससे जो दरवाजा होता है वो खाली होता है और जो लोग सेफ जोन की तरफ जा रहे होते हैं वो आपस में लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, वो भी जगह के लिए। इस चीज की वजह से जियोन यह कहती है कि यहाँ पर जो बाकी के लोग हैं वो तो पागल हो रहे हैं, लेकिन यूनहो यह कहता है कि लेकिन जितना मैंने सोचा था जो इस सिचुएशन है वो तो उससे शांत है। तभी जियोन यह कहती है कि क्या हो अगर हम अंदर की तरफ ना जा पाए। इस पर यूनहो यह कहता है कि नहीं हम लोग ठीक है, क्योंकि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इस सेफ जोन के अंदर लगभग 100 लोग तो आ ही जाएंगे, क्योंकि जो ये जगह वो 30 सेंटीमीटर की है। इसलिए अगर मैं इस जगह पर रफली मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर 112 लोग भी आ सकते हैं। वहीं पर इस चीज के लिए जो जियोन होती है वो उसकी तारीफें करती है। वहीं पर लोग इसी तरीके से कुछ देर बात करते हैं, लेकिन कुछ देर बात करने के बाद ये लोग ये प्लान बनाते हैं कि ये लोग यहाँ पर इस सेफ जोन के अंदर जाएंगे और ये लोग सेफ जोन के अंदर चले जाते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही में लास्ट मिनट का सीन दिखाया जाता है। जो ये जगह होती है वो पूरे तरीके से भर चुकी होती है और जो हमारे यूनहो और जियोन होते हैं वो बीच में चक्की की तरह पीस रहे होते हैं। वहीं पर जियोन यह कहती है कि लगता है कि हम लोगों ने जल्दी आकर सही चॉइस किया था। इस पर यूनहो यह कहता है कि हाँ ये बात सच है, लेकिन वो अपने गार्ड को डाउन मत करना। लेकिन तभी इस जगह पर सेफ जोन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा अंदर आने के लिए जगह मांग रहा होता है। तभी
उसकी नजर जो हमारी जियोन की नजर होती है वो उसके ऊपर पड़ती है और उसे टीम लीडर कहकर पुकारती है। वहीं पर उसकी आवाज सुनकर जो ये टीम लीडर होता है वो इस जगह पर टीम जियोन से हेल्प मांगता है और वो ये कहता है कि तुम मेरे पास आकर मुझे अंदर की तरफ खींचो। उसकी बात को सुनकर जियोन उसकी हेल्प करने के लिए जाने लगी होती है, लेकिन जो हमारा यूनहो होता है वो उसे जाने नहीं देता है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें टाइम रिमेनिंग 5 सेकंड दिखाया जाता है। वहीं पर उसे इतना परेशान देखकर जो जियोन होती है वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और वो टीम लीडर को बचाने के लिए जाने लगी होती है और वो उनके पास जाकर उनके हाथ को पकड़ लेती है और उन्हें आधा अंदर खींच लेती है। लेकिन इसी के साथ ही जो टाइम लिमिट होती है वो खत्म हो जाती है और ये अलर्ट इशू कर दिया जाता है कि यहाँ पर सेफ जोन के अंदर जितने भी लोग बाहर मौजूद हैं उन सभी को एलिमिनेट किया जाता है। जबकि टीम लीडर कि यहाँ पर जो आधी बॉडी होती है वो अंदर की तरफ होती है तो वो ये कहता है कि मैं यहाँ पर मरा हुआ नहीं हूँ, इसलिए जियोन तुम मुझे अंदर की तरफ खींचो। उसकी बात को सुनकर जो जियोन होती है वो उनके बात को मानते हुए उन्हें अंदर की तरफ खींच लेती है। वहीं पर इस चीज की वजह से टीम लीडर नीचे की तरफ गिर जाता है। वहीं पर जियोन आगे यह कहती है कि टीम लीडर लेकिन आप तो पहले से हल्के लग रहे थे, लेकिन वो जैसी अपनी आंख को खोलकर सामने की तरफ देखती है तो जो टीम लीडर की जो आधी बॉडी होती है वो बाहर की तरफ जो होती है वो कट चुकी होती है और जो टीम लीडर होते हैं वो तो सड़क चुके होते हैं। वहीं पर इस चीज की वजह से जियोन को एक जोरदार सदमा लगता है, इसलिए वो अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देती है कि अगर वो जरा जल्दी टीम लीडर को अंदर की तरफ खींच लेती तो जो टीम लीडर थे वो इस जगह पर सही होते। वहीं पर उसे इतना परेशान देखकर जो हमारा यूनहो होता है वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी ये बताया जाता है कि जो सेकंड मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है और एमएस टावर के अंदर लगभग 1073 लोगों को रीस्ट्रक्चर किया जा चुका है। इस पर हमारा यूनहो यह सोच रहा होता है कि ये तो बहुत होता है। वहीं पर सर्वाइवर्स के बारे में बताया जाता है जिनकी संख्या 723 होती है। वहीं पर जो हमारा यूनहो होता है वो जियोन को इस जगह पर समझाने की कोशिश कर रहा होता है और वो ये कहता है कि भले जो इस सिचुएशन है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन ये अभी इसका टाइम नहीं है क्योंकि जो नेक्स्ट मिशन है वो जल्दी ही शुरू होने वाला है, इसलिए हमें जल्द से जल्द रिवॉर्ड्स को कलेक्ट करके सामने की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जो जियोन होती है वो सदमे के अंदर जा चुकी होती है, इसलिए वो इस जगह पर उसकी बात को नहीं सुन रही होती है। इसके बारे में सुनकर जो हमारा यूनहो होता है वो एक प्लेन के बारे में सोचता है और वो मिशन रिवॉर्ड के अंदर ये पूछता है कि क्या मैं अपने मेंटल फोर्टिट्यूड को रिवार्ड के तौर पर चूज कर सकता हूँ। इस पर सिस्टम उससे ये पूछती है कि क्या तुम अपने मेंटल फोर्टिट्यूड को यहाँ पर स्ट्रेंथन करने वाले हो। उसकी बात को सुनकर जो हमारा यूनहो होता है वो इस चीज को कैंसिल करके जियोन के पास जाता है और वो उससे ये कहता है कि जियोन क्या तुम मेरी बात को सुन सकते हो, अगर हाँ तो क्या तुम मेरे एक रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकती हो। बस तुम्हें अभी कह लिया, बस तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए मिशन रिवार्ड कहना है और आगे तुम्हें यह कहना है कि तुम्हें अपने मेंटल फोर्टिट्यूड को स्ट्रेंथन करना है। उसकी बात को सुनकर जो जियोन होती है वो सेम टू सेम कहती है और वो अपने मेंटल फोर्टिट्यूड को स्ट्रेंथन करने के लिए कहती है। वहीं पर इस चीज की वजह से जो उसकी मेंटल स्ट्रेंथन होती है वो स्ट्रेंथ हो जाती है और उसे एक जोरदार झटका लगता है। वहीं पर इस चीज को देखकर यूनहो परेशान हो जाता है क्योंकि उसे ये लग रहा होता है कि यह चीज फेल हो चुका है। लेकिन तभी जो जियोन होती है वो खड़ी होती है और वो इस जगह पर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से यह कहती है कि मैं यहाँ पर जल्दी अपनी स्टॉकिंग्स को उतारने वाली हूँ। ये देखकर हमारा यूनहो यह सोचता है कि तुझे ये मैजिक वो काम कर चुका है, मुझे ये नहीं लगा था कि वो अचानक से इतनी जल्दी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जो बाकी के लोग हैं वो इसी तरीके से सोच रहे हैं, इसलिए मुझे आने वाले समय के लिए जितना हो सके उतना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए। वह पर सब कहने के बाद सिस्टम से ये पूछता है कि क्या तुम मुझे इस जगह पर रिवार्ड के तौर पर फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग को अवॉइड करने का तरीका बता सकती हो। लेकिन सिस्टम इसके लिए मना कर देती है। वो वेपन्स के बारे में भी पूछता है लेकिन सिस्टम इसके लिए मना कर देती है। वहीं पर इस चीज की वजह से हमारे यूनहो यह समझ जाता है कि वो इन सभी चीजों को यहाँ पर हासिल नहीं कर सकता अभी, इसलिए वो उससे यह पूछता है कि
क्या मुझे इस जगह पर फ्लाई करने की एबिलिटी मिल सकती है। इस पर जो सिस्टम होती है ये कहती है कि आपकी जो अभी की स्टेज है उसमें आप इस चीज को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर यूनहो हैरान हो जाता है और ये कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या मुझे ये करंट स्टेज के अंदर नहीं मिल सकती है। तो इसका मतलब यह है कि इसके मिशन के एंड के बावजूद भी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा अनदर स्टेज मौजूद है। इस पर सिस्टम ये साफ कह देती है कि मैं इसके बारे में आंसर नहीं कर सकती हूँ। इस पर यूनहो ये कहता है कि चलो ठीक है, यह चीज मेरे लिए काफी है। मुझे यह नहीं पता है कि आखिर जो इस रिस्ट्रक्शन का जो पीछे का बंदा है वो कौन है, लेकिन मुझे ये अच्छे तरीके से पता चल चुका है कि जो ये चीज है वो इतनी जल्दी एंड नहीं होने वाली है। चलो अब अपने लेग को यहाँ पर हील किया जाए और वो अपने लेग को रिवार्ड के तौर पर चूज करता है और जो उसकी लेग होती है वो 70% हील हो जाती है। वह पर वो इसके बाद यह कहता है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मैं यहाँ पर अगले स्टेज के अंदर इस चीज को यहाँ पर हील कर लूंगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छा है कि मैं अब इसकी मदद से ज्यादा आसानी से यहाँ पर मूव कर सकता हूँ या फिर दौड़ भी सकता हूँ। वह उससे इतनी आसानी से लेग को मूव करता हुआ देखकर यूनहो उससे यह पूछती है कि तो क्या तुमने इस जगह पर रिवार्ड के तौर पर अपने लेग को हील करना चूज किया था। इस पर यूनहो यह कहता है कि ये पूरे तरीके से हील्ड नहीं हुआ है, लेकिन एक और बार और ये पूरे तरीके से हील्ड हो जाएगा। तभी सिस्टम ये बताता है कि जो मिशन है वो स्टार्ट हो चुका है और जो सेफ जोन से वो क्रिएट हो चुके हैं। इस पर यूनहो यह कहता है कि वो लोग तो बात करने का भी मौका नहीं दे रहे हैं। तभी जो जियोन होते हुए यह चेक करके बताती है कि जो हमारे सामने जो सेफ जोन है वो सबसे नजदीकी है। इस जगह पर सेकेंड कॉन्फ्रेंस रूम जो कि 15 फ्लोर पर मौजूद है। इस पर जियोन यह कहता है चलो ठीक है, बहुत सारे लोग वहां पर पहुंच चुके हैं इसलिए हमें भी वहां पर पहुंचना चाहिए। तभी जियोन यह कहती है कि यूनहो क्या ये सही रहेगा कि मैं तुमसे एक चीज पूछूं। इस पर यूनहो यह कहता है कि हाँ तुम उसके बारे में पूछ सकती हो, लेकिन रास्ते में वहीं पर जियोन यह पूछती है कि जब जो टीम लीडर की जो बॉडी थी वो इस जगह पर हाथ में कट गई थी तो यहाँ पर तुमने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था। उस चीज की वजह से बहुत सारे लोग शोक के अंदर चल चुके थे, इसलिए मैं तुमसे इसके बारे में पूछना चाहती हूँ। इस पर उन्होंने यह कहता है कि वो अच्छा तो तुम इसके बारे में पूछना चाहती हूँ। इसका मेन रीजन यह है कि जो मेरी मेंटल ट्रेनिंग है वो इस जगह पर एथलीट की वजह से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ जो मेरी मेमोरी है वो बहुत ही बुरी है। मैंने इस जगह पर बचपन में अपने पेरेंट्स को कार एक्सीडेंट में गुजरते हुए देखा है। इसकी वजह से जियोन इस चीज के बारे में पूछने के लिए उससे माफी मांगती है। इस पर यूनहो यह कहता है कि नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और वैसे भी जो ये दुनिया है वो पूरे तरीके से चेंज हो चुकी है, इसलिए मुझे यहाँ पर सरवाइव करना है। इस पर जियोन यह कहती है कि हाँ ये बात सच है, हम दोनों साथ में यहाँ पर सरवाइव करने वाले हैं। वहीं पर इसी के साथ ही जो ये लोग होते हैं वो नेक्स्ट चीज के लिए रन करना शुरू कर जाते हैं और इसी के साथ ही हमें थर्ड सेफ जोन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पहुँचते के साथ ही इन लोगों ने एक बहुत ही बुरा चीज देख लिया जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और साथ ही साथ इन्हें एक नया साथी भी इस जगह पर मिल चुका था और उस साथी का नाम है डोबरमैन। वहीं पर इसी के साथ में कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब भी ये लोग थर्ड सेफ जोन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर रास्ते में जियोन यह पूछती है कि यूनहो क्या हो अगर जो स्पेस है वो ऑलरेडी फील्ड हो चुका होगा। तो इस पर यूनहो यह कहता है कि चलो ये होप करते हैं कि जो ये चीज है वो ना हो, अगर ऐसा होता है तो हमें इस चीज के लिए फाइट करना पड़ेगा। वहीं पर इसी के साथ ही में थर्ड सेफ जोन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा अंदर की तरफ होता है और उसके हाथ में एक डंडा होता है और जो कोई भी सेफ जोन के अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है वो उन्हें डंडे से मारकर बाहर की तरफ खिसका रहा होता है और वो सभी से यह कहता है कि तुम जितने भी लोग मौजूद है वो इस जगह पर से दफा हो जाओ। वहीं पर इस चीज को देखकर हमारे यूनहो यह सोचता है कि मैंने ये फिगर आउट किया था जो ये चीज है वो हो रहा है, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जगह खाली होने के बावजूद भी यह चीज हो रही है। वहीं पर जो बाकी के बंदे होते हैं वो अंदर वाले बंदे से यह कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, रूम के अंदर बहुत खाली जगह है तो आखिर तुम क्या कर रहे हो, हम लोग साथ में इजिली अंदर की तरफ फील हो सकते हैं। इस पर यह बंदा ये कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर मुझे सेल्फिश करने की, तुम लोग वो थे जो कि इस जगह पर हमेशा
से सेल्फिश रहे हो। तुम लोगों ने मुझे हमेशा एक कचरे की तरह ट्रीट किया है क्योंकि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर था। तुम लोगों ने मुझे इग्नोर किया, तुम लोगों ने मुझे आइसोलेट किया। क्या तुम्हें यह पता है कि आखिर मुझे कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ा? अगर तुम लोग इस चीज के बारे में समझ चुके हो तो ऐसे सिचुएशन को समझते हुए यहाँ पर पास आने की हिम्मत मत करना। वह पोस्ट की बातों सुनकर यूनहू ये कहता है कि जो ये बंदा है वो तो ऑपरेशन सपोर्ट टीम से बिलोंग करता है ना। इस पर जियोन ये कहती है कि हाँ वो डिप्यूटी मैनेजर क्वाक डोंग का सीओक है। उसने इस जगह पर इस कंपनी को 5 साल पहले किसी के बदले यहाँ पर ज्वाइन किया था, जिसकी वजह से जो बहुत सारे लोग थे वो अपने बचे हुए कामों को उसके ऊपर डाल दिया करते थे। इस पर यूनहू ये सोचता है कि तो इसका मतलब ये है कि जो वो बंदा है वो मेरे ही नाव के अंदर बैठा हुआ है। जो वो बंदा है वो ऑपरेशन सपोर्ट टीम से बिलोंग करता है। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि मैंने उसे कई दफा देखा है। भले जो उसके शरीर वो बहुत ही लार्ज है लेकिन वो हमेशा से यहाँ पर गधों की तरह दिखाई देता था। मुझे यह सुनने को आया था कि वो इस जगह पर बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही गुस्से वाला है। मुझे ये लगता है कि इसका कोई ना कोई तो रीजन रहा ही होगा। तभी हमें एक पर्सन बुद्धि पर्सन को दिखाया जाता है जो कि डिप्यूटी क्वाक से ये कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वह उसकी आवाज को सुनकर हमारा यूनहू यह कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि ये डिप्यूटी क्वाक का बॉस होगा। वह पर बूढ़ा कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ये बात करने की, और वो ये सब कहने के बाद सामने की तरफ चला जाता है और वो उससे ये कहता है कि मैंने तुम जैसे बंदे को यहाँ पर अपने कंपनी के अंदर ऐड किया जिसे कि यहाँ पर एजुकेशन भी नहीं आता था। उसकी बात को सुनकर डिप्यूटी क्वाक गुस्सा हो जाता है और वो उसके सर के ऊपर एक जोरदार डंडा मारता है और वो ये कहता है कि क्या तुमने मेरी केयर करी, और वो ये सब कहने के बाद उसे एक और डंडा मारकर नीचे की तरफ गिरा देता है। वहीं पर ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि सभी को ये लगता है कि वो बूढ़ा मर चुका है। इसलिए वो उस बंदे से ये कहते हैं कि क्या तुमने इस जगह पर किसी को मार दिया। वहीं पर जियोन ये कहती है कि उसने कुछ ज्यादा ही यहाँ पर अपने लाइन को क्रॉस कर लिया है। भले मैं ये मानती हूँ कि उसके साथ गलत हुआ है लेकिन वो अपने इमोशन को इस तरीके से बहाकर किसी को मार नहीं सकता है। वहीं पर हमारा यूनहू ये कह रहा होता है कि जो ये बंदा है वो इस पर्सन को मारने के बाद बहुत ही कांप रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो इतना बुरा इंसान नहीं है जो कि इस तरीके से काम करता रहा। लेकिन उसकी आसपास की जो जगहों पर सामान रखी हुई है उस चीज को मैं देखकर ये समझ सकता हूँ कि वो चीजें यहाँ पर वेपन्स के तौर पर काम आ सकती है, और साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सारे पॉट्स मौजूद है जिन्हें कि वो थ्रो करके मार सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये बंदा वो कई टाइम से ये सभी चीजों को यहाँ पर प्रिपेयर कर रहा है। तो उसने इस जगह पर इस चीज की वजह से सारे ऑफिस वालों को मारने की कोशिश करने वाला था। वहीं पर डिप्यूटी क्वाक ये कह रहा होता है कि तो सभी लोगों ने इस चीज को देख लिया है ना, तो अब तुम लोग अंदर आने की कोशिश मत करना। अगर तुम लोग अंदर आने की कोशिश करते हो तो तुम हमारे हाथों से मारने वाले हो। वहीं पर इस चीज की वजह से सभी लोग परेशान हो जाते हैं और कुछ तो ये डिसाइड करते हैं कि वो नेक्स्ट फ्लोर पर जाने वाले हैं। इसलिए जियोन ये पूछते कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जो ये बंदा है वो इस जगह पर बहुत ही अजीब है, इसलिए हम उससे कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा यूनहू होता है वो इस चीज के लिए नहीं मानता है और वो इस जगह पर उस बंदे को काम डाउन करने के लिए उसके पास चला जाता है। इसकी वजह से ये बंदा हैरान हो जाता है। वहीं पर हमारे यूनहू से ये कहता है कि हेलो डिप्यूटी क्वाक, चलो कुछ टाइम तक यहाँ पर बात करने वाले हैं क्योंकि हम दोनों ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं। इसकी वजह से डिप्यूटी क्वाक हैरान हो जाता है। यूनहू उससे ये कहता है कि जब तुम इस चीज को कर रहे हो तो तुम्हें यह पता है कि तुम अपने कब्र को यहाँ पर खोद रहे हो। तुम यहाँ पर शांति से इस चीज के बारे में सोचो। यहाँ पर इस कंपनी के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स के लोग एक ही मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं और वो कुछ हद तक एक साथ कोऑपरेट भी कर रहे होंगे, इसलिए वो इस जगह पर आने वाले टाइम के लिए फाइट करने के लिए साथ में मिल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो तुम्हारा क्या होगा? उसकी बात को सुनकर ये पर्सन हैरान हो जाता है। वहीं पर यूनहू आगे ये बताता है कि तुम एक ऐसे पर्सन हो जिसने अपने एक कलीग को मारने की जरूरत करी है, जिसकी वजह से उन सभी के सामने तुम एक ऐसे बंदे बनकर सामने आओगे जो कि एक बहुत ही खतरनाक बंदा है। इसलिए वो लोग इस जगह पर तुम्हें अपने रास्ते सबसे पहले हटाने की कोशिश करेंगे, इसलिए तुम्हें इस चीज को समझना पड़ेगा, वरना आने वाले समय के अंदर तुमसे बुरा हो सकता है। और हाँ, एक और फॉर्चुनेटली बात जो ये चीजें वो अभी लेट नहीं हुई है, तुम्हें एक ऐसे बंदे नहीं थे जो कि इस बंदे के सामने ग्रज रखा करते थे, इसलिए सारे के सारे लोग तुम्हें माफ कर सकते हैं। अब तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम इस जगह पर दोस्ती करना चाहते हो या फिर तुम हम सभी लोगों को मारना चाहते हो? उसकी बात को सुनकर जो डिप्यूटी क्वाक होता है वो इस जगह पर एक गमले को पकड़ता है और वो इस गमले को उठाकर यूनहू के सर के ऊपर मारता है
लेकिन जो यूनहो होता है वो एंड वक्त पर नीचे की तरफ झुक जाता है और जो ये पोत होता है वो एक दूसरे बंदे के ऊपर जाकर लगता है। वहीं पर दिप्योती का वह गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम जैसे लंगड़े की हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा देखने की। वहीं पर यूनहो ये सोच रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा क्लोज था, अगर मैंने पहले ही डिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं कर रखा होता तो साथ जो पोत था वो मेरे ऊपर हिट हो जाता। ये बहुत ही बुरी बात है कि जो टाइम है वो बहुत ही कम बचा हुआ है। तभी उसके सामने विंडो अपीयर होती है और उसे ये बताया जाता है कि उसके स्किल को अनलॉक करने के लिए डाटा को कैलकुलेट किया जा रहा है। ये देखकर यूनहो हैरान हो जाता है और वो यह कहता है कि आखिर यह क्या चीज है, मैंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी है। एक स्किल को अनलॉक करना और डाटा का, आखिर इन सभी चीजों का मतलब क्या है। तभी यूनहो से संभल कर रहने के लिए कहती है। उसकी बात को सुनकर हमारे यूनहो को होश में आता है और उसे ये पता चलता है कि जो दिप्योती का वाक है वो उसे एक डंडा मारने वाला है। लेकिन इन वक्त पर जो एक बंदा होता है वो हमारे यूनहो को पीछे की तरफ खींच कर उसकी जान को बचा लेता है और वो उससे ये पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। इस पर यूनहो ये कहता है कि हाँ मैं इस जगह पर ठीक हूँ, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन जो हमारा यूनहो होता है वो इस पर्सन को देखकर हैरान हो चुका होता है क्योंकि उसने आज तक इस पर्सन को यहाँ पर नहीं देखा होता है। वहीं पर जो ये बंदा होता है वो हमारे यूनहो को कवर करता हुआ साइड पर लेकर चला जाता है। जहाँ पर जाने के बाद जो ये बंदा होता है वो अपना नाम चोई जाहियो को बताता है और वो ये कहता है कि मैं 17th फ्लोर के अंदर हानदो ट्रेडिंग कंपनी के लिए काम किया करता हूँ। वहीं पर वो जाता हुआ ये कहता है कि भी बहुत लेट हो चुका है इसलिए मुझे नीचे की तरफ जाना है। इस पर यूनहो उसे ये बताता है कि बहुत लेट हो चुका है। उसकी बात को सुनकर चोई हैरान हो जाता है। वहीं पर यून आगे ये बताता है कि हमारे लिए यही सोचना बेहतर रहेगा कि जो बाकी के सेफ जोन है वो ऑलरेडी फुल हो चुकी है, इसलिए अगर तुम नीचे की तरफ जाने की कोशिश करते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही बुरी फैसला होगा। उसकी बात को सुनकर जो चोई होता है वो इस जगह पर रुकने के लिए मान जाता है। तभी हमारा यूनहो उससे ये पूछता है कि तुम पहले सोल्जर हुआ करते थे ना। यह सुनकर चोई हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। हाँ ये बात सच है, मैंने पिछले साल में ही यहाँ पर सर्जेंट स्टाफ के काम को छोड़ा था। इस पर यूनहो ये कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम लोग साथ में रहेंगे। इस पर जियोन ये पूछते कि यूनहो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। इस पर यूनहो ये बताता है कि हाँ मेरे पास एक प्लान है, हमें उस बंदे को वेपन को ब्लॉक करते हुए अंदर की तरफ जाना होगा और इस चीज के लिए हमें स्टील्थ की जरूरत पड़ने वाली है। वहीं पर ये लोग थोड़ी देर कुछ सोचते हैं। तभी हमारे यूनहो को कुछ याद आता है और वो इन लोगों को किसी तरफ देखने के लिए कहता है। उस तरफ देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं और वो ये पूछते हैं कि क्या तुम सच में इसके बारे में सोच रहे हो। इस पर हमारे यूनहो ये कहता है कि चलो ब्रेक थ्रू करते हुए अंदर की तरफ जाया जाए और इसी के साथ में टाइमिंग को फिर से दिखाया जाता है जो कि बहुत ही कम बचा हुआ होता है। वहीं पर सेव जोन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जितने भी बचे हुए बंदे होते हैं वो दिव्यूति कवाक से ये कह रहे होते हैं कि आखिर तुम हमें अंदर की तरफ क्यों नहीं आने दे रहे हो, क्या तुम इस जगह पर पागलों की तरह हम सभी को मारने की कोशिश कर रहे हो। तभी जो एक लड़की होती है वो इसके पास आकर ये पूछती है कि दिव्यूति कवाक क्या आप मुझे अंदर की तरफ आने दे सकते हैं, मैं इस जगह पर मरना नहीं चाहती हूँ इसलिए मैं आपसे भीख मांग रही हूँ। दिव्यूति कवाक ये कहता है कि तो तुम मेरे लिए क्या कर नहीं सकती हो। ये सुनकर ये हैरान हो जाती है। दिव्यूति कवाक ये कहता है कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि आखिर तुम मुझे अपनी जान बचाने के बदले क्या ऑफर कर सकती हो। तुम यहाँ पर कोई ऑर्डिनरी चीज के बदले मुझसे यहाँ पर जान की भीख नहीं मांग सकती हो। वह पूरा सब कह ही रहा होता है कि तभी जो एक चीज होती है वो सेफ जोन की तरफ आने लगी होती है। उस चीज को देखकर दिव्यूति कवाक हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि आखिर वो क्या है। वहीं पर मैं इस चीज को दिखाया जाता है। इस चीज को चलाने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारी ईसियोन और हमारा चोई होता है जो कि शील्ड के तरीके से इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ जा रहा होता है और इसके पीछे हमारा यूनहो होता है और वो ये कहता है कि जैसा कि मैंने ये कहा था कि हमारे पास सिर्फ एक ही चांस है। मेरे फर्स्ट सिग्नल के मुताबिक तुम लोग इस बोर्ड को एक शील्ड की तरह सामने की तरफ पुश करोगे और मेरे सेकेंड सिग्नल मिलते
मिलते के साथ ही तुम लोग इस बोर्ड को पलटते हुए एंट्रेंस के अंदर लेकर चले जाना। अगर जो ये बोर्ड है वो अटैक से ब्रेक हो जाता है तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अंत तक इस चीज को धकेलना है। तब तक के लिए मैं तुम लोगों को कवर करने वाला हूँ। वहीं पर मैं फिर से टाइमर को दिखाया जाता है जो कि सिर्फ 15 सेकेंड ही बच गई होती है और इसी के साथ ही जो हमारा यूनहो होता है वो अंदर की तरफ जाने के लिए कहता है और ये लोग इस चीज को सिल्ट के तरीके से इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ जाने लगे होते हैं और ये लोग सेफ जोन जाते के साथ ही जो ये बंदा होता है वो अपनी आंखों को बंद करते हुए सामने की तरफ अटैक करता है। इससे जो ये ग्लास होता है वो ब्रेक हो जाता है, लेकिन ये लोग हार नहीं मानते हैं और वो इस चीज को टर्न करते हुए डिप्यूटी दवाक को धक्का देते हुए सामने की तरफ जाने लगे होते हैं। वहीं पर इस चीज की वजह से डिप्यूटी दवाक गुस्सा होते हुए यहाँ पर अपने जेब से चाकू को निकाल कर चोई के ऊपर घोप देता है। वहीं पर इस चीज की वजह से जो चोई होता है वो जख्मी होकर नीचे की तरफ बैठ जाता है, लेकिन इससे हमारी यूनहो का दिमाग खराब हो जाता है और वो सीधा डिप्यूटी कवाक को पास जाकर उसे एक जोरदार किक मारता है। इसकी वजह से उसके हाथ से उसका वेपन गिर जाता है। डिप्यूटी कवाक ने उसके अटैक को रोक लिया होता है और वो उससे ये कहता है कि क्या तुम जैसा एक क्रिपल मेरे ऊपर अटैक करते हुए मुझे पीछे की तरफ धकेल सकता है। लेकिन तभी जो हमारा यूनहो होता है उसके ऊपर वेपन से अटैक करता हुआ यह कहता है कि भाड़ में जाओ और जो ये डिप्यूटी कवाक होता है उस अटैक के साथ ही यहाँ पर दूर जाकर गिरता है और जो ये तीनों लोग होते हैं वो अंदर की तरफ आ जाते हैं और जो हमारी जियोन होती है वो चोई को लेकर साइड पर चली जाती है। वहीं पर इस चीज की वजह से जो डिप्यूटी कवाक होता है वो हमारे हीरो के लिए बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उसके पास जाते हुए यह कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे नीचा दिखाने की, और वो एक गुस्सेल बुल की तरह बिना कुछ सोचे समझे हमारे यूनहो की तरफ जाने लगा होता है। वहीं पर इस चीज का फायदा उठाते हुए जो हमारा यूनहो होता है वो साइड पर चला जाता है और जो ये डिप्यूटी कवाक होता है वो ज्यादा स्पीड में होने की वजह से इस सेफ जोन के बाहर चला जाता है और उसके बाहर जाते के साथ ही जो इस सेफ जोन की टाइम लिमिट होती है वो एक्सपायर हो जाती है और इस चीज की वजह से रीस्ट्रक्चरिंग शुरू हो जाती है। वहीं पर इस चीज की वजह से जितने भी बाहर तरफ लोग बचे हुए होते हैं वो यहाँ पर डिप्यूटी कवाक के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो उससे गरियाते हुए कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुमने ये सब नहीं किया होता तो हम सभी लोग आज जिंदा होते। वहीं पर इस चीज की वजह से डिप्यूटी कवाक ये कहता है कि ये नहीं हो सकता है और इसी के साथ ही जो ये सारे लोग होते हैं वो रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से गायब हो जाते हैं और जो इनका ये मिशन होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। और इस चीज के रिवार्ड के तौर पर जो हमारा यूनहो होता है वो इस जगह पर अपने लेग को चूज करता है और वो 100% यहाँ पर रिकवर हो जाती है। वहीं पर इस चीज की वजह से जो हमारा यूनहो होता है वो बहुत खुश हो जाता है। तभी जो इयोन होती है उसके पास आकर ये पूछती है कि क्या जो तुम्हारे लेग से वो ठीक हो चुका है। इस पर यूनहो ये बताता है कि हाँ जो मेरे लेग से वो ऑलरेडी ठीक हो चुका है। इसके लिए जो इजियन होता है वो उसे कांग्रेचुलेट करती है। वहीं पर जो हमारा यूनहो होता है वो उसकी हेल्प करने के लिए इजियन का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन इजियन का मानना कुछ अलग होता है। वो ये सोच रही होती है कि वो हमारे यूनहो के ऊपर कोई बोझ है। वहीं पर जो हमारा यूनहो होता है ये सोचता है कि लेकिन जो ये सेलिब्रेशन है वो इसी के साथ ही एंड होती है क्योंकि मैं अब एक नॉर्मल इंसान बन चुका हूँ। बहुत सारे लोगों ने इस जगह पर रिकवरिंग को ना चूज करते हुए यहाँ पर अपनी एबिलिटीज को एनहेंस करते हुए सुपर ह्यूमंस बन चुके होंगे, लेकिन तभी इनकी नजर चोई के ऊपर पड़ती है और वो बहुत ही जख्मी होता है। उसकी जो कंडीशन होती है वो बहुत ही बुरी होती है। वहीं पर इस चीज को देखकर जो दोनों पर्सन होते हैं वो उसके पास चले जाते हैं। वहीं पर जो चोई होता है वो ये कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों के साथ होकर बहुत ही खुश था। मुझे ये लगता है कि जो ये चीज है वो मेरे लिए एंड होने वाली है, इसलिए जो मेरी आखिरी ख्वाहिश है तुम इस जगह पर मेरे मदर को इसके बारे में बताना। और ये सब कहकर अपनी आखिरी बात कहने वाला होता है कि तभी जो हमारा यूनहो उससे ये कहता है कि मुझे ये नहीं लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत है क्योंकि जो तुम्हारी घाव है वो इतनी भी गहरी नहीं है, इसलिए उसके अंदर से खून आना भी बंद हो चुका है। इसलिए तुम आसानी से अपने मदर के पास ये मैसेज पहुंचा सकते हो। उसकी बात को सुनकर चोई हैरान हो जाता है। यूनहो उससे यह कहता है कि अब जल्दी करो और इस जगह पर खड़े हो जाओ। उसकी बात को सुनकर जो चोई होता है वो इस जगह पर खड़ा हो जाता है। वहीं पर यूनहो उससे आगे यह कहता है कि चोई तुमने अभी तक अपने मिशन रिवार्ड को रिसीव नहीं किया है ना। इस पर चोई यह कहता है कि हाँ मैंने उसे रिसीव नहीं किया है। इस पर यूनहो यह कहता है कि अगर तुम्हें अपने जख्म के बारे में फिक्र है तो तुम यहाँ पर अपने रिकवरी स्टेट को यहाँ पर बढ़ा लो। उसकी बात को सुनकर जो चोई होता है वो इसके लिए मान जाता है
और वो इस अच्छे आइडिया के लिए यहाँ पर यूनहो का शुक्रिया अदा करता है और वो ये कहता है कि ह्यूंग मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो हाँ, जिन लोगों को भी यहाँ पर ह्यूंग का मतलब पता नहीं है तो उसका मतलब बिग ब्रदर होता है। वहीं पर उसे अपने आप को ह्यूंग कहता हुआ सुनकर हमारा यूनहो उससे यह कहता है कि एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिर तुम्हारी एज कितनी हो रही है? जो ये बताता है कि मैं अभी 25 साल का हूँ। उसकी बात को सुनकर यूनहो ये कहता है कि मैं उसके ऊपर यकीन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी एज 28 हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं सच में तुम्हारा ह्यूंग हूँ। वहीं पर चोई भी यह बताती है कि तुम भी मुझसे 1 साल के बड़े हो। वहीं पर उसकी बात को सुनकर जो चोई होता है वो इस जगह पर हमारे यूनहो को अपना ह्यूंग बना लेता है और इस जगह पर हमारी जियोंग को अपना नूना बना लेता है और वो इन दोनों का शुक्रिया अदा करता है। वहीं पर इसी तरीके से इनकी हंसी मजाक वाली चीजें होती है वह चलती है। वहीं पर कुछ देर के बाद जो चोई होता है यह पूछता है कि अब हमें नेक्स्ट मिशन के लिए कौन सी तैयारियां करना है। इस पर हमारा यूनहो ये कहता है कि चलो इस जगह पर नेक्स्ट मिशन के न्यूज के बारे में इंतजार किया जाए, लेकिन इससे पहले तुम सभी लोग अपना अपना मिशन रिवॉर्ड को इस जगह पर चूज कर लो। वहीं पर यूनहो ये बताता है कि जो ये फ्लोर है वो इस जगह पर 15 फ्लोर है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग बिल्डिंग के मिडल पार्ट पर है, इसलिए अभी के वक्त पर मूव करना यहाँ पर कन्वीनियंट है। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे पास इस टाइम का इस्तेमाल करते हुए जितना हो सके उतना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और इस जगह पर हमें स्किल अनलॉक के ट्रू नेचर के बारे में भी पता लगाना है। वहीं पर उसके सामने एक नोटिस आ चुका होता है जहाँ पर जो उसकी डाटा होती है वो 12% तक मेजर हो चुकी होती है। वहीं पर इसी के साथ ही कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। जो चोई की जख्म होती है वो पहले की तरह एकदम ठीक हो चुकी होती है, लेकिन वो आगे ये कहता है कि लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जो ह्यूंग है वो इस तरीके से एक्ट क्यों कर रहे हैं। इस पर जियोन भी ये कहती है कि मुझे भी इसके बारे में पता नहीं है। मुझे ये लगा था कि उसने ये कहा था कि उसे कुछ चीजें चेक करनी है, इसलिए वो इस जगह पर बहुत टाइम से भाग रहा है। वहीं पर यूनहो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही थक चुका होता है क्योंकि वो इस नोटिस को देखकर बहुत टाइम से भाग रहा होता है और उसके रनिंग करने की वजह से जो ये डाटा होता है वो 87% पर पहुंच चुका होता है। और इतने देर भागने के बाद उसे ये पता चलता है कि यहाँ पर उसके डिजायर की मदद से जो इस डाटा मेजरमेंट की स्पीड होती है वो बढ़ती यहाँ पर घटती है। अगर जो हमारे यूनहो का डिजायर है वो ज्यादा होगा तो जो इसकी मेजरमेंट स्पीड होगी वो भी ज्यादा होगी। वहीं पर वो आगे यह कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि जब ये पूरे तरीके से फिल हो जाएगा तो मुझे एक न्यू स्किल मिलेगी। मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर मेरे लिए किस स्किल को तैयार किया गया है। अगर ये एक गेम की दुनिया होती तो मैं इस जगह पर एक ऑफेंसिव स्किल को चूज करता, लेकिन जबकि एक सच्चाई है तो यहाँ पर एक अच्छा खासा स्किल भी मेरी हेल्प कर सकता है। तभी सभी को ये बताया जाता है कि जो फाइनल मिशन है वो इस जगह पर 3 बजे होने वाला है। वहीं पर इस चीज की वजह से ये दोनों के दोनों लोग इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यह लगता है कि जो ये चीज है वो फाइनल है और इसके बाद जो ये चीज है वो एंड होने वाली है। लेकिन जो हमारा यूनहो होता है उसे तो ये अच्छे तरीके से पता होता है कि जो ये चीज है वो एंड नहीं होने वाली है क्योंकि उसने ये देखा था कि जो नेक्स्ट स्टेज है वो होने वाला है। और साथ ही साथ अगर जो ये चीज है वो इतनी जल्दी एंड होने वाली होती तो वो लोग इस जगह पर रिवार्ड या फिर स्किल्स हमें ऑफर नहीं करते। लेकिन मुझे ये पक्का श्योर है कि नेक्स्ट स्टेज के अंदर जो लोग हैं वो और भी अग्रेसिव होने वाले हैं, इसलिए मुझे उसके लिए और भी तैयारी करनी पड़ेगी। वहीं पर इसी के साथ ही जो सेफ जोन होता है वो क्रिएट हो जाता है और जो ये लोग होते हैं वो सेफ जोन को खोजते हुए 15 फ्लोर पर चले जा चुके होते हैं और वो लोग सामने के नजारे को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि सभी लोग इस जगह पर सेफ जोन के अंदर आपस में फाइट कर रहे होते हैं और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को मार रहे होते हैं। वहीं पर हमारा यूनहो यह कहता है कि जो ये रीस्ट्रक्चरिंग है वो अब गेम नहीं रही, वो तो इस जगह पर एक ब्रूटल गेम बन चुकी है जिसके अंदर लोग अपने बारे में सिर्फ सोच रहे हैं। ये एक सच्चाई है जो कि यहाँ पर गेम से भी बहुत ही डिफिकल्ट हो चुकी है। वहीं पर यूनहो आगे ये बताता है कि अगर जो ये अंदर का सिचुएशन है वो ऐसा ही रहा तो हमारे लिए अंदर जा पाना मुश्किल है और साथ साथ हमें केयरफुल रहना होगा क्योंकि अंदर जितने भी लोग हैं हमें यह पता नहीं है कि आखिर उन्हें कौन कौन सी रिवार्ड मिली है, इसलिए हमें अंदर जाने के लिए अलग रास्ते को खोजना पड़ेगा। तभी हमारे यूनहो को फिर से दिमाग की घंटी बजती है और वो उनसे यह कहता है कि क्या तुम लोगों को इस जगह पर लोगों के पीछे टेम्पररी वॉल नजर आ रही है। इस पर वो लोग हाँ में जवाब देते हैं। इस पर यूनहो यह कहता है तो चलो उस
उस जगह पर चलते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए इस चीज को जल्दी करते हैं। और वो लोग ये सब कहने के बाद टेम्पररी वॉल के पीछे चले जाते हैं। वहीं पर जो हमारा यून होता है वो उन सभी को प्लान बताता है। इस पर चोई हैरान होता हुआ ये कहता है कि क्या तुम ऊपर की तरफ क्लाइंब करने वाले हो। इस पर यून ये बताता है कि हाँ मैं इस स्क्रीन के ऊपर जाने वाला हूँ। इस पर ये लोग ये कहते हैं तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम इस स्टेज के ऊपर जाओगे और तुम ऊपर जाने के बाद क्या करोगे। यून ये कहता है कि मैं इस स्क्रीन को उन सभी लोगों के ऊपर गिराने वाला हूँ और जो ये चीज है वो सामने की तरफ गिरेगा और ये डायरेक्टली जाकर सेफ जोन के ऊपर गिरने वाला है और जो भी लोग इसके अंदर आएंगे वो लोग बस क्रस्ट होंगे, वो लोग मरे नहींगे। इस पर जीवन भी ये कहती है कि तो इससे हम लोग फाइट को भी अवॉइड कर सकते हैं। ये चीज तो सच में बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको ये कैसे पता चला कि यहाँ पर सीढ़ियाँ भी मौजूद है। इस पर उन्होंने ये कहता है कि मुझे एक्सपीरियंस है क्योंकि हमारे ओल्ड कंपनी के अंदर बहुत सारे एक्सहाइबिशन स्पेस मौजूद थे और उनके पास सारी की सारी जो ये चीजें थी वो उपलब्ध थी। चलो अब जल्दी करते और वो ऊपर की तरफ चलते और वो लोग ये कहकर ऊपर की तरफ बैनर के पास आ जाते हैं। वहीं पर वो लोग इस जगह पर आने के बाद ये प्लानिंग करते हैं कि वो लोग लास्ट सेकेंड के अंदर इस वॉल को सामने की तरफ गिराएंगे और वो लोग इस जगह पर इसके अंदर चले जाएंगे। उसके बाद उसमें जो चोई होता है वो इस वॉल को धक्का देने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं पर 30 सेकंड होते के साथ ही जो चोई होता है वो इस वॉल को सामने की तरफ धकेलना शुरू हो जाता है। वहीं पर इस वॉल को अपनी तरफ गिरता हुआ देखकर जितने भी बहुत सारे जो लोग होते हैं वो सेफ जोन के अंदर होते हैं वो सेफ जोन से बाहर की तरफ भागना शुरू कर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें नाकामयाब हो जाते हैं और वो इस वॉल के नीचे दब जाते हैं। और इस मौके का फायदा उठाते हुए जो ये लोग होते हैं वो सेफ जोन के अंदर जाने की लगते होते हैं और जो चोई और जो हमारा यूनहू होते हैं वो सेफ जोन के अंदर तो चले जाते हैं, लेकिन जो जीवन होते हैं वो इस जगह पर एक बंदे के हाथों पकड़ी जाती है। वहीं पर इस पर जीवन उस पर्सन से यह कहती है कि डायरेक्टर पार्क आखिर आप ये क्या कर रहे हैं। इस पर डायरेक्टर पार्क ये कहता है कि सेक्रेटरी किम आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रही हो, तुम्हारा जोर ये था कि तुम मेरी रक्षा करोगी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम अपने बारे में सोच रही हो। वहीं पर उसे पकड़ा हुआ देखकर जो हमारा यूनू होता है वो बहुत परेशान हो जाता है और वो जीवन को बचाने के लिए सेफ जोन बाहर चला जाता है। वहीं पर जो पार्क होता है वो इस जगह पर जीवन से यह कह रहा होता है कि जल्दी करो और मुझे भी अंदर की तरफ लेकर चलो क्योंकि जो मेरा पावर है वो जख्मी है, वरना तुम भी मेरे साथ यहाँ पर मारी जाओगे। लेकिन जो जीवन होती है वो अपने आप को उससे छुड़ा लेती है और वो सामने की तरफ जाने लगी होती है, लेकिन तभी जो यह पार्क होता है उसके बालों को पकड़कर उसे रोक लेता है और वो ये कहता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ पर भाग रही हो। वहीं पर वो आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही जो हमारा यूनू होता है वो बीच में आकर अपने पॉकेट से एक किसी नुकीली चीज को निकाल कर यहाँ पर जीवन के बाल को काट देता है, इसलिए वो पार्क के हाथों से छूट जाती है और इस मौके का फायदा उठाते हुए जो हमारी जीवन होती है वो सेफ जोन की तरफ जाने लगी होती है। वहीं पर यूनू ये कहता है कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैंने इस चीज को ले लिया था, मुझे यहाँ पर एक वेपन की जरूरत थी इसलिए मुझे यहाँ पर कोई चीज मिली। मुझे इस जगह पर एक सीजर मिला जिससे कि मैंने आधा तोड़कर इसे एक नाइफ की तरह यहाँ पर ट्रीट किया, जिसकी वजह से मैंने इसे एक वेपन की तरह चूज कर लिया और मुझे ये नहीं लगा था कि जो ये चीज है वो इस समय पर मेरे काम आएगी। और वो ये सब कहने के बाद डायरेक्टर पार्क को लात मारता हुआ दूर उखाड़ फेंकता है और वो इस जगह पर सेफ जोन के अंदर चला जाता है और इसी के साथ ही जो टाइम होती है वो एक्सपायर्ड हो जाती है और इस सेफ जोन के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो रिस्ट्रक्चरिंग होना शुरू हो जाते हैं और ये सारे के सारे लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन तभी जो चोई होता है वो एक जोरदार चीख मारता है, इसकी वजह से जीवन डर जाती है। वहीं पर चोई ये कहता है कि मुझे यहाँ पर चिल्लाने के लिए माफ कीजिएगा, लेकिन नूना जो आपकी हेयर है वहीं पर इस चीज की वजह से जो हमारा यूनहू होता है वो भी परेशान हो जाता है और वो ये कहता है कि मैं तो इसके बारे में भूल ही चुका था, मैंने किसी लड़की के बिना परमिशन के उसके हेयर को काटा है, अगर मैं सच कहूँ तो मैंने उसे बर्बाद कर दिया है। भले जो ये चीज थी वो अवॉइड नहीं की जा सकती थी, लेकिन फिर भी मुझे अकवर्ड लग रहा है, क्या वो गुस्सा होगी। वहीं पर जो जीवन होती है वो
हमारे यूनहो के पास जाती है और वो उसके नाम से पुकारती है। इस पर यूनहो यह कहता है कि हाँ बोलो तुम्हें क्या कहना है। वहीं पर जो ये चीज होती है वो बिल्कुल अपोजिट होती है। जो इजियोन होती है वो ये कहती है कि प्लीज क्या तुम मेरे बाल को और भी छोटे कर सकते हो ताकि जो ये चीज है वो दोबारा ना हो सके। इस पर यूनहो यह कहता है कि क्या तुम इसके लिए श्योर हो। इजियोन यह कहती है कि हाँ ये ठीक है, क्या मैं यहाँ पर छोटे बालों में अच्छी नहीं लगती हूँ। इस पर यूनहो यह कहता है कि जो ये सीजर है वो अभी बहुत ही बुरे कंडीशन के अंदर है, इसलिए मुझे ये नहीं लगता है कि जो ये चीज है वो हो पाएगी। इस पर जो ये कह रहा होता है कि आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है ह्यूंग, मैं आपके लिए एक नए सीजर को ढूंढ कर लाऊंगा। तभी इन्हें ये बताया जाता है कि एमएस टावर के अंदर कुल टोटल मिलाकर सिर्फ 16 लोग ही बचे हुए हैं और इसी के साथ ही जो ओरिएंटेशन होती है वो कंप्लीट हो जाती है। इसकी वजह से आप सभी को ओरिएंटेशन का जो कंप्लीटेशन रिवार्ड है वो दिया जाता है और इसी के साथ ही जो साइकोलोजिनेशन जो है वो इस जगह पर इंक्रीज हो चुकी है। वहीं पर इस चीज की वजह सभी लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और ये कहते हैं कि तुमने ये कहा था कि ये लास्ट मिशन है, तो क्या तुम लोग इस जगह पर मजाक करे हो, आखिर तुम लोग इस तरीके से कैसे बदल सकते हो। इस पर हमारे यूनहो ये कह रहा होता है कि मुझे तो ये पहले ही पता था जो ये चीज है वो इतनी इजीली कैसे खत्म हो सकती है। तभी इन्हें ये बताया जाता है कि जो प्रोजेक्ट है वो इस जगह पर एडमिनिस्ट्रेटर अथॉरिटी के जरिए एक्टिवेट किया जाता है और उस प्रोजेक्ट का नाम है सिलेक्शन। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो एक हाथ होती है वो एक पोर्टल को फाड़ते हुए यहाँ पर बाहर की तरफ आती है और ये एक लड़की होती है। वहीं पर इसे देखकर सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पर लड़की ये कहती है कि आखिर ये क्या चीज है, यहाँ पर तो 16 लोग हैं, आखिर यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों बचे हुए हैं। वहीं पर जो हमारा यूनहो होता है ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर कोई भी इंट्रोडक्शन या फिर एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये बच्ची है वो इस जगह पर एडमिनिस्ट्रेटर हो सकती है। वहीं पर लड़की ये कहती है कि आखिर ये क्या चीज है, तुमने यहाँ पर एक स्क्रीन को गिराया और तुम लोग वहाँ पर ऊपर की तरफ बैठे हुए हो। तभी जो एक पर्सन होता है वो इस जगह पर चिल्लाता हुआ ये कहता है कि ओए सुनो, आखिर तुम कौन हो, आखिर तुम कहाँ से अपियर हुए। वहीं पर उसकी बात को सुनकर जो ये लड़की होती है वो फौरन से उसके सामने अपियर हो जाती है और वो उससे ये पूछती है कि आखिर स्क्रीन को गिराने का आइडिया किसका था। इस पर यूनहो ये सोच रहा होता है कि वो तो अचानक से टेलीपोर्ट होते हुए उस पर्सन के सामने आ गए, क्या जो ये चीज है वो रिवार्ड के अंदर मिल सकती है क्या। वहीं पर जो चोरी होता है वो यूनहो से ये कहता है कि यूं लगता है कि जो लड़की है वो आपकी बात कर रही है। इस पर हमारा यूनहो ये कहता है कि नहीं अभी रुको, आगे क्या होता है इस चीज को देखते हैं। तभी जो एक बूढ़ी अम्मा होती है वो इस जगह पर ये कहती है कि मुझे ये लगता है कि मैंने उस चीज को पहले किया था। उसके साथ वही नर्स उससे ये कहती है कि मिस यू, आखिर आप इस जगह पर सामने की तरफ क्यों जा रही है जबकि आपको ये पता नहीं है कि आखिर वो किस चीज के पीछे है। इस पर ये लेडी हैरान होते हुए कहती है कि मुझे ये लगा था कि मुझे ये चीज कह देना चाहिए था। वह उस बूढ़ी अम्मा की बात को सुनकर जो ये एडमिनिस्ट्रेटर होती है उसके सामने चली जाती है और वो सीरियस लोग से ये कहती है कि क्या वो तुम थी। इस पर ये ओल्ड लेडी ये कहती है कि नहीं वो मैं नहीं थी। इस पर एडमिनिस्ट्रेटर ये कहती है तो आखिर तुमने इसके बारे में बात क्यों करी। इस चीज की वजह से ओल्ड लेडी परेशान हो जाती है। वहीं पर यूनहो ये सोच रहा होता है कि सभी लोगों ने इस जगह पर उस एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर से अजीब सी कोल्ड ओढ़ा और इस जगह पर डर महसूस करी थी। उस छोटी बॉडी के अंदर तो बहुत ही प्रेशर रिलीज हो रहा है। वहीं पर जो एडमिनिस्ट्रेटर होती है वो इस चीज की वजह से गुस्सा हो जाती है और वो अपने एक ही फिंगर का इस्तेमाल करते हुए इस ओल्ड लेडी का गला काट कर उसका काम तमाम कर देती है। ये देखकर जो ये नर्स होती है वो बहुत ही घबरा जाती है। वहीं पर जो एडमिनिस्ट्रेटर होती है वो आगे ये कहती है कि मैंने यहाँ पर एक को इरेज कर दिया तो अब सिर्फ यहाँ पर 15 ही लोग बचे हुए हैं। यहाँ पर कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से देखा जाए तो और एक पर्सन को अलग तरीके से इंटरव्यू लिया जाता है, लेकिन मैं अभी के वक्त पर कुछ ज्यादा ही बिजी हूँ। वह उसके मुंह से कंपनी की बात को सुनकर हमारा यूनहो हैरान हो जाता है और वो यह कहता है कि क्या उसने अभी जस्ट अभी कंपनी कहा और उसने ये भी कहा कि वो इस जगह पर सब्जेक्ट्स की गिनती करने के लिए आई हुई है। आखिर वो इस जगह पर क्या करना चाहती है। तभी जो एडमिनिस्ट्रेटर होती हुई यह कहती है कि तो जल्दी करो और मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पर कोई एथलीट मौजूद है, लेकिन कोई भी यहाँ पर हाथ नहीं उठाता है। इसलिए वो आगे यह कहती है तो चलो यहाँ पर कोई सेलिब्रिटी या फिर सिंगर या फिर एक्टर है, लेकिन फिर भी जो लोग होते हैं वो कोई भी हाथ नहीं उठाते हैं। वहीं पर एडमिनिस्ट्रेटर यह कहती है चलो मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या यहाँ पर किसी लोगों ने इस जगह पर ग्लोबल इम्पैक्ट डाला था, जैसे कि कोई आर्टिस्ट या फिर किसी लोगों ने इनक्रेडिबल वर्क किया था। तभी एक बंदा यहाँ पर हाथ उठाता हुआ यह कहता है कि क्या यहाँ पर यूट्यूबर भी शामिल हो सकते हैं। इस पर एडमिनिस्ट्रेटर यह कहती है कि आखिर यह क्या चीज है, अगर तुमने इस जगह पर कुछ अजीब सी बकवास चीजें कहने की
की कोशिश करी तो मैं यहाँ पर तुम्हारी जबान को यहाँ पर उतार दोगी। तो भाई साहब देख लो, इस चीज के अंदर हमारी बेइज्जती हो चुकी है। वह पर इस चीज के बाद जो ये पर्सन है वो इस जगह पर घबरा चुका है और ये कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। और ये सब कहने के बाद अपने मुंह को बंद कर लेता है। वहीं पर इंटरव्यू लेने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर होती है ये कहती है कि चलो मैं इस चीज को जल्दी प्रोसीड करने वाली हूँ। जो ये फ्लोर है वो बहुत ही स्मूथ और परफेक्ट है। और हाँ, मुझे भी याद आया कि जो ये ओरिएंटेशन रिवार्ड है वो जल्दी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओरिजिनली इस जगह पर उन सभी को उनके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा ही वो रिवार्ड दिया जाता है, लेकिन ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग वाली चीज है, इसलिए मैं सभी चीजों को रेंडमाइज कर देती हूँ। और वे कहने के बाद चुटकी बजाते हुए यहाँ पर से चली जाती है। और इसी के साथ ही जो सिलेक्शन की पहली मिशन होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन वो इस चीज की वजह से हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस बार उन्हें इस जगह पर मिशन के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया होता है और ना ही उन्हें ये बताया जाता है कि यहाँ पर कोई टाइम लिमिट या फिर सेफ जोन है। तो इसलिए वो लोग ये कह रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। यूनू ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर स्टेज के हिसाब से जो ये मिशन है वो पूरे तरीके से चेंज हो चुका है, इसलिए हमसे जितनी हो सके उतनी तैयारियां करना चाहिए। अगर पहले के हिसाब से ये देखा जा करो तो यहाँ पर पहले के हिसाब से यहाँ पर एजिलिटी बेहतर थी, लेकिन अभी जो ये चीज है वो इस जगह पर अरेना के अंदर चेंज हो चुकी है, इसलिए हम लोग इस वक्त पर ये डिस्कस नहीं कर सकते कि जो सिचुएशन से वो किस तरीके से चेंज हो सकती है। इसलिए वो इस जगह पर एक अच्छे रिवार्ड को चूज करने के बारे में सोचता है। तभी उसे यह बताया जाता है कि जो ओरिएंटेशन है वो इस जगह पर तुम्हारे रिवार्ड के लेवल को अपग्रेड कर चुकी है, जिसकी वजह से तुम्हें एक मिशन रिवार्ड पॉइंट और साथ ही साथ एक रैंडम बॉक्स दिया जाता है। वहीं पर रिवार्ड को चेंज होता हुआ देखकर हमारा जो यूनू होता है वो हैरान हो जाता है। तभी उसके सामने एक रैंडम बॉक्स अपीयर होता है। वहीं पर वो ये कहता है कि जब मैं अपने हाथ को सामने की तरफ कर रहा हूँ तो जो ये चीज है वो अजीब तरीके से एक्ट कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जो चीज है वो कभी भी ब्लास्ट कर सकती है। क्या वो अगर वो एक ट्रैप है? वहीं पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिन लोगों ने अपने बॉक्स को ओपन कर लिया होता है और इसके अंदर उन्हें पैसे मिले होते हैं। वहीं पर इस चीज की वजह से वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि लगभग इस बक्से के अंदर 500 मिलियन वॉन मौजूद होता है। वहीं पर इस चीज को देखकर हमारा यूनू ये सोचता है कि जो ये रिवार्ड है वो पूरे तरीके से मीनिंगलेस है। अगर जो ये रीस्ट्रक्चरिंग है वो पूरे प्लेनेट के अंदर हो रहा है तो जिस सिविलाइजेशन को हम लोग जाना करते थे वो पूरे तरीके से जा चुकी है। इसे जो ये मनी है पूरे तरीके से कागज के अंदर तब्दील हो चुकी है। वहीं पर एक और जन को दिखाया जाता है जिससे कि एक लेटेस्ट मॉडल वाला एक बैग मिला होता है। इस पर हमारे यूनू ये सोच रहा होता है कि अगर मैं वर्स्ट केस की बात करूँ तो यहाँ पर अभी के वक्त पर एक ब्रेड भी बहुत वैल्यूएबल हो सकता है, इसलिए हमें एक ऐसे रिवार्ड की जरूरत है जो कि यहाँ पर आने वाले टेस्ट के अंदर हमारी इस जगह पर हेल्प कर सके। अगर मैं इस जगह पर अपने ओपिनियन को रखूँ तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमें आर्मर या फिर वेपन्स मिल सके, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अपने एक फिंगर की मदद से किसी का गला काट सकते हैं। इसलिए मुझे ये पता नहीं है कि मेरा सामना उन जैसे लोगों से कब हो जाए, इसलिए मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ कि मुझे एक अच्छा रिवार्ड मिला, क्योंकि मैंने पिछले जितने भी रिवार्ड थे उन्हें इस जगह पर अपने लेग को हील करने में खर्च कर दिया, इसलिए मुझे उस गैप को भरने के लिए एक अच्छा रिवार्ड मिलना चाहिए। और वो इस बॉक्स के ऊपर हाथ रखता हुआ यह कहता है कि प्लीज इसके अंदर से कोई यूजफुल चीज बाहर आ जाना। वहीं पर जैसे बॉक्स के ऊपर हाथ रखता है तो वो जो बॉक्स होता है वो ओपन हो जाता है और उसे एक रिवार्ड दिया जाता है। वहीं पर हमारे हीरो के रिवार्ड दिखाने से पहले बहुत सारे लोगों के रिवार्ड को दिखाया जाता है, जिनमें से किसी को स्वर्ड या फिर किसी को शील्ड मिला हुआ होता है। तभी जो यहाँ पर चोरी होता है वो हमारे यूनू को यह बताता है कि ह्यूंग देखिए मुझे एक इनक्रेडिबल आर्मर मिला है, लेकिन वो जैसे ही इस जगह पर हमारे हीरो के मिले हुए रिवार्ड को देखता है तो वो हैरान हो जाता है और वो यह कहता है कि मुझे आप ये मत कीजिएगा कि आपको रिवार्ड के तौर पर यह चीज मिला है। वहीं पर हमारे यूनू के रिवार्ड को दिखाया जाता है जो कि किस्टोन होता है, जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा यूजलेस चीज मानी जाती है। वहीं पर इस चीज की वजह से जो हमारे यूनू होता है वो उदास हो जाता है और वो यह कहता है कि जो मेरी किस्मत है वो तो एक नंबर की घटिया किस्मत है। वहीं पर इस जगह पर ईजन के रिवार्ड को भी दिखाया जाता है जो कि एक डैगर होता है
और जो ईजन होती है वो इसके बारे में बताते हुए कहती है कि जो ये चीज वो मेरे हाथ के अंदर कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल है। ये एक ऐसी नाइफ है जो कि इस जगह पर किचन नाइफ के अलावा मैंने इस जगह पर पकड़ी है। इस पर उन्होंने यह कहता है कि यह बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि जो ये चीज है वो बहुत सारे कामों में आ सकती है। उसकी बात को सुनकर जो ईजियन होती है वो इस जगह पर इस नाइफ से अपने बालों को काटना शुरू कर जाती है। ये देखकर उन्होंने हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि आखिर इसके अंदर कितनी करेज आ चुकी है। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि लेकिन ये अच्छी बात है कि यहाँ पर चोई और इस जगह पर जियोन को उनके साथ सुटेबल वाली आइटम से मिल चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मुझे इस जगह पर एक स्टोन मिला है। आखिर मैं इस चीज का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ? ये बिल्कुल पूरे तरीके से पागलपन लगता है। अगर मैं इसे थ्रो भी करता हूँ तो ये एक वन टाइम अटैक की तरह काम करेगा, ये ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। और जैसे ही वो ये सब कहने के बाद से टच करता है तो जो ये चीज होती है उसके फिंगर के अंदर मेल्ट होते हुए एब्जॉर्ब हो जाती है। इसलिए वो इस चीज की वजह से हैरान हो जाता है। तभी उसे यह नोटिफाई किया जाता है कि तुमने इस जगह पर डायमंड ऑफ द एवेंडेंट माउंटेन को इस जगह पर एब्जॉर्ब कर लिया है। वह पर उन्होंने हैरान होता हुआ यह कहता है कि आखिर यह क्या चीज है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी हाथ है वो अंदर की तरफ से मजबूत हो रही है। वह पर इस चीज की वजह से उसे एक स्टोन स्किन मिलती है जो कि लेवल 1 की होती है और जो ये स्किल होती है वो अनलॉक्ड हो जाती है। वह पर उसे यह बताया जाता है कि लो एब्जॉर्प्शन अमाउंट की वजह से जो इसकी मैनिफेस्टेशन रेंज है वो लिमिटेड है। इस पर उन्होंने यह सोचता है कि तो मैंने इस जगह पर रिवार्ड के तौर पर एक स्किल को हासिल कर लिया है। मेरे डाटा के मुताबिक जो ये चीज है वो तो पूरे अलग टाइप की है। तभी उसे यह बताया जाता है कि तुमने इस जगह पर पेट्रिफिकेशन लेवल 1 वाले स्किल को भी एक्टिवेट कर लिया है, जिसकी वजह जो इसकी रेंज होगी वो सिर्फ इंडेक्स फिंगर तक ही होगी। इस पर उन्होंने यह सोच रहा होता है कि मैं यह सोचूं कि आखिर जो ये स्किल है वो कितनी बेहतर हो सकती है। वहीं पर यह सब कहने के बाद नीचे की तरफ बैठ जाता है। वहीं पर यह देखकर ये लोग ये पूछते हैं कि आखिर आपके साथ हुआ क्या है और आखिर आप ग्राउंड के अंदर क्या कर रहे हैं। लेकिन तभी वो लोग सामने के नजारे को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि हमारी उन्होंने अपने इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करते हुए जमीन के अंदर छेद कर दिया होता है और इससे हमारी उन्हों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और वो ये कहता है कि ये स्किल तो सच में बहुत ही कमाल की है और ये स्किल मुझे स्टोन से मिली है। अब मुझे ये समझ में आ चुका है कि आखिर जो ये स्किल है वो कितनी कमाल की है। लेकिन ये बुरी बात है कि यह सिर्फ इंडेक्स फिंगर तक ही आ सकती है। लेकिन वेट अ मिनट, और ये सब कहने के बाद विंडो से ये पूछते हैं कि क्या मैं अपने स्किल्स को अपने पॉइंट्स की मदद से यहाँ पर एनहांस कर सकती हूँ। इस पर सिस्टम ये पूछती है क्या तुम अपने स्किल को एनहांस करना चाहता हूँ। इस पर हमारे यूनहू ये कहता है कि मैं अपने स्टोन स्किल को यहाँ पर एनहांस करना चाहता हूँ। इसकी वजह जो उसकी स्किल होती है वो लेवल 2 पर पहुंच जाती है और जो उसकी मैनिफेस्टेशन रेंज होती है वो बढ़ जाती है और जो उसकी रेंज होती है वो उसके थंब तक पहुंच चुकी होती है और उसके थंब तक पहुंचने के साथ ही जो हमारी एपिसोड होती है वो भी एंड हो जाती है। तो हाँ, इस एपिसोड को एंड करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई नो कि अभी तक जो ये सीरीज है वो इस जगह पर हल्की फुल्की बोरिंग रही होगी और जो ये सीरीज की कहानी वो भी स्लो है, लेकिन मेरा यकीन मानो आगे जाकर इसके अंदर बहुत ही तबाही वाली फाइट और बहुत ही धमाकेदार स्टोरी होने वाली है क्योंकि जो हमारा MC वो दिमाग वाला है और जो इनके विलन्स हैं वो भी गजब के हैं। इसलिए आई होप कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। अगर इस वीडियो के अंदर अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है तो लगातार इसके बहुत सारे पार्ट्स डेली आएंगे। तो कीप सपोर्टिंग एंड बाय बाय।